नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके की आरंभ सीरीज का पार्ट 4 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 4 का जो पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो अगर बात करें सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह की, तो सूर्य का सबसे निकटतम जो ग्रह है वो आपका बुध ग्रह है। मरकरी जो है वो सबसे नियरेस्ट है आपकी सन के। अच्छा, बुध ग्रह की बात करें तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो पहला और बेसिक क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो बनेगा कि जो सूर्य के सबसे निकट और पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है। तो सूर्य के सबसे पास में, सबसे निकट और सबसे छोटा तो आपका कौन सा है, बुध ग्रह है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सूर्य है वो सूर्य की, बुध ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में लगाता है। तो कोई भी ग्रह जब सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं तो उसको रेवोल्यूशन पीरियड, परिक्रमण काल कहते हैं। साथियों, तो सूर्य जो है वो, सूर्य का एक चक्कर जो बुध ग्रह लगाने में समय लगाता है वो सभी ग्रहों में सबसे कम लगाता है। मतलब कि जो बुध ग्रह है वो सभी ग्रहों में सबसे जल्दी सूर्य का एक चक्कर लगाता है। तो कितने दिन लगाता है पता होना चाहिए, क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बात करें आपके बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में लगाता है, जो कि सभी ग्रहों में सबसे कम है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो सूर्य ग्रह है यहाँ पर जो तापमान है वो बहुत अधिक होता है। दिन के समय यहाँ पर जो है वो 427 डिग्री के आसपास तापमान होता है और रात के समय -173 डिग्री के आसपास यहाँ पे तापमान होता है। तो रात को माइनस में चले जाता है और दिन को प्लस में चले जाता है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर आप भी एचपी पटवारी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 399 रुपीज़ मंथ में। हमारा क्रैश कोर्स आपका 399 रुपीज़ के साथ शुरू हो रहा है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर रहने वाले हैं। क्लासेस रहेगी आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो आप रिकॉर्डेड घर आके आराम से बाद में प्लेलिस्ट वाइज बेहतरीन तरीके से देख सकते हो। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपकी क्लासेस रहने वाली है। तो जो भी मेरा भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के सबसे निकट तो बुध है, लेकिन सबसे दूर कौन सा है। तो अगर सबसे दूर की बात करें तो सबसे दूर है आपका वरुण। वरुण जिसको क्या बोला जाता है, नेपच्यून। तो नेपच्यून जो प्लेनेट है वो सूर्य से सबसे दूर है और सबसे नज़दीक जो है वो मरकरी है, जिसको बुध कहा जाता है। साथियों, सूर्य से दूरी के स्थान पर दूसरे नंबर पर कौन है। तो दूसरे नंबर पर है आपका शुक्र, दूसरे पे शुक्र है। अच्छा, तीसरे पे कौन है। तो तीसरे पे आपका पृथ्वी है और चौथे पे कौन है। तो चौथे पे आपका मंगल ग्रह है। तो सबसे नज़दीक बुध, दूसरे पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल। शुक्र ग्रह की बात करें, यहाँ से आपके इस परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। जैसे सूर्य के सबसे निकट बुध है, वैसे ही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकट आपका शुक्र ग्रह है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला, सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह भी आपका शुक्र ग्रह है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, वही क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पूरे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है, उन 8 ग्रहों में सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह भी आपका शुक्र ग्रह है। साथियों, शुक्र ग्रह जो है वो अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में घूमता है। मतलब कि एक शुक्र है और एक अरुण है, ये दो ग्रह जो है वो आपके पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहते हैं। मतलब कि बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण, आपका जो यूरेनस और वीनस है ना, ये दोनों ही दोनों, अरुण और जो आपका शुक्र है, ये दोनों के दोनों ग्रह आपके उल्टे को घूमते हैं। बोले तो पूरब से पश्चिम की ओर बहते हैं। यहाँ पे सूर्य उदय पश्चिम दिशा में होता है। साथियों, शुक्र ग्रह की बात करें तो इस ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि किस ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। बोले तो भैया मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, तो वो भी आपके शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ये दोनों ही ग्रह आपको डिटेल से याद रखना है। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अच्छा, पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से, तो पृथ्वी को आपका नीला ग्रह, तो नीला ग्रह पृथ्वी को और लाल ग्रह आपके मंगल को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका 21% या फिर आपका 20.95% अगर आपको एक्यूरेट याद रखना है तो पाया जाता है। साथियों, ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में दूसरे जो है वो नंबर पर पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 78% या 78.8% है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, जब भी बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, जब भी बात करते हैं आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर की, तो इसकी दो परतों में इसकी स्टडी की जाती है। 2 लेयर्स में इसको स्टडी की जाती है। एक होती है ऊपरी परत, एक होती है निचली परत। वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उसको बोलते हैं वायु विज्ञान। क्या बोलते हैं? वायु विज्ञान। तो वायुमंडल की ऊपरी परत को वायु विज्ञान बोलते हैं और जो निचली परत है उसको बोलते हैं आपका ऋतु विज्ञान। दोनों बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि वायुमंडल की ऊपरी परत को बोलते हैं आपका एरोलॉजी और निचले परत को बोलते हैं मेट्रोलॉजी। दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपर लेयर ऑफ आपका एटमॉस्फेयर वायु विज्ञान एरोलॉजी, और आपका जो लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं, ऋतु विज्ञान कहते हैं। दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, गैसेस की बात हो रही है तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78%, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 20.95 या 21%। तीसरे नंबर पे आपका क्या पाया जाता है, तो तीसरे नंबर पे आपकी ऑर्गन पाई जाती है। ऑर्गन की जब भी मैं बात करता हूँ तो ऑर्गन की मात्रा 0.93% है। ऑर्गन आपका 0.93% मात्रा में पाई जाती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड 0.0336%। तो 0.036% जो आपकी पाई जाती है वो आपकी क्या पाई जाती है, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तमाम बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमाम बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए हर एक बात को डिटेल से आपने याद रखना है। अच्छा, नियॉन की बात करते हैं। नियॉन भी पाई जाती है, क्रिप्टॉन भी पाई जाती है, लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना, आपको CO2 तक ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है। अन्य गैसों की अगर मैं बात करता हूँ तो अन्य गैसें 0.04%, अदर जो गैसेज हमारे वायुमंडल में है। साथियों, सबसे प्यारा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल की वो कौन सी गैस है जो कि आपके प्रतिशत मात्रा में सबसे अधिक है, लेकिन वो रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। तो रंगहीन है आपका, ना तो कलरलेस है, आपका टेस्टलेस है, स्वादहीन है, तो वो आपकी नाइट्रोजन गैस है। अच्छा, हमारा जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, तो वायुमंडलीय दाब की प्रमुख घटक कौन सी गैस मानी जाती है, तो वो भी आपकी नाइट्रोजन मानी जाती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। कई दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ चुका है कि हमारी वायुमंडल में आग को तेज़ी से फैलने वाली गैस कौन सी है, तो वो भी आपकी नाइट्रोजन गैस है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात हो रही थी ऑक्सीजन की, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके कई बार पूछा गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर की, हमारे वायुमंडल की वो कौन सी गैस है मेरे भाई जो कि आपकी जीवनदायिनी गैस कहलाती है। तो अगर बात करें आपकी जीवनदायिनी गैस की, लाइफ गैस की, तो जीवन ही तो मिल रहा है। ऑक्सीजन नहीं होगी, पेड़ पौधे अगर ऑक्सीजन नहीं देंगे तो जीवन कहाँ होगा, इसीलिए ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहते हैं। अच्छा, आग को जलाने से रोक रहा था नाइट्रोजन, लेकिन जलाने में सहायता कौन करता है, तो आग को जलाने की सहायता करता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस आग को जलाने में आपका सहायता करेगी। साथ में आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन के अभाव में हम जितने भी हमारे ईंधन होते हैं, फ्यूल, जितने भी चीज़ें हैं उसको हम नहीं जला सकते। तो ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन को नहीं जला सकते, इसीलिए एनर्जी का ये मेन सोर्स एक और से माना जाता है। जो पेड़ पौधे जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, बोले तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस काम आती है, तो ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी काम आती है। अच्छा, वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में कुल 5 परतें हैं। सबसे निचली जो परत है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। दूसरे नंबर पर जो परत है उसका नाम है समताप मंडल। तीसरे नंबर पर जो परत है उसका नाम है मध्य मंडल, मीजोस्फियर। और जो समताप मंडल है उसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, मध्य को मीजोस्फियर, और चौथी जो है उसको बोलते हैं आइनोस्फियर या आयन मंडल, और पांचवी जो है वो है आपकी वायुमंडल एक्सोस्फीयर। तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मीजोस्फियर और आयन मंडल को आइनोस्फियर, और सबसे बाहरी आपकी एक्सोस्फियर। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, तमाम बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक दफ़ा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था कि हमारे वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हमारे वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन।
क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो कि जलने पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा देती है। कई दफ़ा कई किताबों में इसे भविष्य का ईंधन, तो हाइड्रोजन गैस या किस गैस को भविष्य का ईंधन, कई दफ़ा ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। तो भविष्य का जो ईंधन है वो आपका हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस मेघ का अधिकतम क्षैतिज विस्तार होता है। देखिए, बात करें विच क्लाउड हैज़ द ग्रेटेस्ट वर्टिकल एक्सटेंट, तो देखिए तो ग्रेटेस्ट वर्टिकल जो एक्सटेंट आपका जो है वो किसका है, किसका अधिकतम क्षैतिज विस्तार होता है, तो ये कपासी मेघ का होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ये जो है वो रूही के जो, जैसे रुई होती है ना, रुई वैसे दिखने वाले बादल होते हैं, जैसे रुई दिखती है ना हमको, देखते हैं कभी आसमान में। और ये जो है वो जो क्यूमुलो निम्बस जो क्लाउड है आपके, जो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है, ये क्या होता है, तो क्यूमुलोनिम्बस जो नामक एक विशेष प्रकार के जो बादल है वहाँ से विकसित हो सकते हैं और वर्टिकल रूप से बहुत अधिक ऊंचाई तक जो है वो फैलते हैं। तो इनका आधार जो है वो बहुत नीचे होता है, लेकिन इनका जो शीर्ष है वो कई किलोमीटर या कई ऊंचाई तक जा सकता है, जिसके कारण तूफानी बादलों का भी रूप ले लेते हैं। तो तूफानी बादलों का जो रूप लेते हैं वो भी कौन सा आपका क्यूमुलस क्लाउड है, आपका कपासी मेघ है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी माउंट कोशियस्को। माउंट कोशियस्को जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया की मेन जो उसकी लैंड है उसकी पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 2238 मीटर के आसपास है। विकिपीडिया के मुताबिक बोल रहा हूँ, बाकी फिर भी आप इसको एक बार चेक कर लेना। 7310 फीट ऊंची है। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के स्नोई माउंटेन में ये स्थित है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में है उसके जो है वो स्नोई माउंटेन में ये पड़ती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो ये तमाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और रूस में एक काकेशस पर्वत है, वहाँ उसकी चोटी है माउंट एल्ब्रुस। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। माउंट एल्ब्रुस भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा, माउंट एकांगुआ कहाँ की चोटी है, तो माउंट एकांगुआ की बात करें, एक बार पुलिस में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो माउंट एकांगुआ की जब भी हम बात करते हैं तो ये आपकी एंडीज पर्वतमाला जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एकांगुआ। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। देखिए, भारत के संविधान की वो कौन सा शेड्यूल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका राज्यसभा का जो सीट्स है उसके एलोकेशन की बात करता है, तो वो आपका कौन सा है, तो वो है आपका अनुसूची नंबर 4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, जो आपकी चौथी अनुसूची है वो आपके राज्यसभा में सदस्यों का स्थानों का आवंटन की बात करती है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में कितने सीटों दी जाएगी। उसी प्रकार भारत की संविधान में जब संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी, लेकिन अब वर्तमान में 12 शेड्यूल हो चुके हैं, 12 अनुसूचियाँ हो चुके हैं। भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है वो किसकी बात करती है, तो भारत के संविधान की पहली अनुसूची राज्य और उसके संघ राज्य क्षेत्र की बात करते हैं कि राज्यों के नाम क्या है, उनका क्षेत्र अधिकार क्या है ना, उन यूटीज़ के नाम क्या है। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र की जो बात है वो अनुसूची नंबर 1 करता है। उसी प्रकार आपका अनुसूची नंबर 2, दूसरी अनुसूची में भारत के संविधान के क्या दिया गया है, तो उसमें दिया है आपका वेतन और भत्ते किसके, पद अधिकारियों के। पद अधिकारी कौन होते हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, कैग। तो इनके भत्ते और इनके जो जो अधिकार है वो भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में बताए गए हैं। उसी प्रकार आपकी भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची क्या है, तो इसमें है शपथ। तो भारत के संविधान की जो तीसरी अनुसूची है इसमें ओथ की बात की गई है। किसकी ओथ भाई, तो ओथ भी किसकी, आपके जो विभिन्न जो पदाधिकारी है उनकी, जैसे न्यायाधीश हो गए, है ना। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। जितने भी आपके पद अधिकारी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके शपथ की बात आपकी तीसरी अनुसूची में। और चौथी तो आपको पता चली गई कि राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है वो आपका चौथी अनुसूची में होता है। अब आपके दिल और दिमाग में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि 4 तो सर आपने बता दी, सब लोग बता भी देंगे, लेकिन 5वीं अनुसूची में क्या है। तो पांचवी जो अनुसूची है उसमें है आपका अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। जो अनुसूचित क्षेत्र है, एससी वाले जो क्षेत्र है उनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 5वीं अनुसूची में बताया गया है। और 6ठी अनुसूची में जो बताया गया है वो बताया गया है कि जितने भी आपके
जितने भी आपके जो 5वीं में है SC ST क्षेत्र का प्रशासन, ST भी और ST भी, मतलब कि शेड्यूल ट्राइब भी और आपका शेड्यूल कास्ट भी। लेकिन जो 6 है ना, 6ठी अनुसूची में सिर्फ एक ही बात बोली है, 6ठी में बोला है आपका ST क्षेत्रों का प्रशासन, लेकिन कुछ विशेष राज्यों के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बात आपको याद रखनी है कि भारत के संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन से संबंधित वहाँ पे प्रावधान किया जाएगा। ये बोला गया है 6ठी अनुसूची में, जो कि असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, यहाँ के जितने भी जनजातीय क्षेत्रों के जो प्रशासन के संबंधित जो प्रावधान है वो 6ठी अनुसूची में करवाए गए हैं। तो ये आपको धीरे धीरे याद रखना पड़ेगा। अच्छा, 7वीं अनुसूची में सूचियाँ दी है जहाँ पे शक्तियों का विभाजन किया है, जहाँ पे आपका 3 सूचियाँ दी गई है। एक आपका है संघ सूची, एक आपका है राज्य सूची और एक है आपका समवर्ती सूची। तो तीनों आपको डिटेल से याद रखना, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संघ सूची भी इंपॉर्टेंट है, राज्य सूची भी इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची भी इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें क्या है, भाषाएं। 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएं हैं, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और जब संविधान बना था तब कितनी भाषाएं थी, तो जब संविधान बना साथियों तब थी आपकी 14, लेकिन आज की डेट में कितनी हो चुकी, 18। 14 से सॉरी माफ़ी चाहूँगा, जब बना था संविधान तब 14 थी, आज की डेट में 22 हो गई है। तो 8 प्लस हो गई। कैसे 8 प्लस हुई, तो भारत के संविधान में जब कोई भी चीज़ जोड़ी जाती है, घटाई जाती है, तो संविधान में क्या होता है, संशोधन। तो भारतीय संविधान की पहले 14 थी, 14 के बाद 15वीं बनी सिंधी, और सिंधी जो है वो भारत के संविधान की कब बनती है, तो सिंधी बनी थी आपके 1967 में। तो सिंधी आपकी 15वीं जो भाषा थी ये 1967 में बनी थी। उसी प्रकार आपकी नमक, 3 भाषाएं इकट्ठी जोड़ी गई, जो कि आपकी जोड़ी गई थी नेपाली, आपको याद रखना है, मणिपुरी और कोंकणी। तो नमक भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और इनको जोड़ा गया था आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 और 93। तो 1992 और 93 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय इनको जोड़ा गया था। तो तमाम बातें मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार कैसा अधिकार है। तो समानता का जो अधिकार है वो एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। समानता का जो अधिकार है वो एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है, और ये कहाँ से कहाँ तक आता है, तो समानता का जो अधिकार है वो आपका आर्टिकल नंबर 14 से 18 आता है। वैसे मौलिक अधिकारों की बात कहाँ से कहाँ तक की जाती है, तो फंडामेंटल राइट्स की बात आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक की जाती है। आर्टिकल नंबर 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। लेकिन साथियों, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार आपके 12 से 35 के बीच में आते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आपका भारतीय संविधान का मेघना काटा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का मेघना काटा भी मौलिक अधिकार को कहा जाता है। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से आए हैं, तो वो आपके USA देश के संविधान से आए हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। जब संविधान बना था तब मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अब 6 है। तो एक मौलिक अधिकार को हटा दिया, वो है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का मौलिक अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को दोस्तों हटा दिया गया, और संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर क्या बनाया गया, तो संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया और उसको विधिक अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और इसको किस में डाला है, 300 के 1 में डाला है। तो भारत के संविधान में संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर क्या बनाया है, विधिक अधिकार बनाया है, और 300 के 1 में डाल दिया है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछेगा कि समानता का मौलिक अधिकार आप बता रहे थे कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक है। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, तो 14 बोलता है कानून के समक्ष समानता, कि कानून के सामने सभी लोग समान है। ये किस में है, 14। कई बार क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 15 में है। 16 में है नौकरी में समानता, ये बात आपको डिटेल से बोली गई है। आर्टिकल नंबर 17 में है आपका छुआछूत का अंत, और आर्टिकल नंबर 18 में है आपका उपाधियों का अंत। तो तमाम बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज।